जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा बेटा, वो बायोलॉजी और ये एक एग्जाम के लिए हो रहा है। 29 को एग्जाम है, जेट का एग्जाम है और उसके लिए मैंने टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और कुछ नए क्वेश्चनों को ऐड किया है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं टॉप 20। उसके बाद में अपन 29 तक ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे और आप अगर उन क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको सेम लैंग्वेज आपके पुराने पेपरों में आपको एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन निकालता हूं। आज का पहला क्वेश्चन निकालता हूं और इसमें पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो न्यूक्लिक एसिड से है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है। देखो जेट के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वेल डेवलप्ड है नहीं अपने पास में, बहुत संक्षिप्त रूप में केवल न्यूक्लिक एसिड दे रखा है। और उसी न्यूक्लिक एसिड से अगर हम बात करें तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन निकल के आता है, पहला क्वेश्चन निकल के आया है और पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो है निम्न में से सबसे ज्यादा उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। देखो पहले तो इतना समझो कि जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं ना वो दो होते हैं। जेनेटिक मटेरियल कितने होते हैं? दो होते हैं। एक हमारे पास में डीएनए होता है और एक हमारे पास में आरएनए होता है। क्लियर बात है। अब समझो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल सी बात आपको उस समय पता जब पढ़ाते थे तब भी बताए कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। दोनों शर्कराएं 5 कार्बन युक्त होती है। ठीक है, अब समझो बात को, अब समझो बात को, क्वेश्चन की गहराई देखते हैं। और मेरे जो क्वेश्चंस है मैं एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको फोर्थ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा इनको, यानी एक ही क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चन दिखाऊंगा और इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड अपन बहुत सारे क्वेश्चन यहां बनाएंगे। मैं केवल 20 क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं आपको यहां पर 40 60 80 क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। कैसे बनते तो समझो, निम्न में से सबसे ज्यादा उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ, तो आनुवांशिक पदार्थ कितने हो गए बेटा? 2 हो गए, एक क्वेश्चन। अब आनुवांशिक पदार्थ में 2 में कौन से है? डीएनए आरएनए, बिल्कुल सही बात है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, आरएनए में राइबोज शर्करा। ये बेसिक पॉइंट था। अब हमारे क्वेश्चंस की बात करते हैं आनुवांशिक पदार्थ। तो याद करो, हम बात करते हैं डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है सभी जीवों में, सभी जीवों में उपस्थित होता है, यानी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। लेकिन जो आरएनए है बेटा, जो आरएनए है बेटा वो कुछ विषाणुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कुछ विषाणुओं में पाया जाता है, जबकि लगभग जीवों के अंतर्गत कौन मौजूद है? डीएनए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डीएनए सबसे ज्यादा आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। आरएनए जो होता है बहुत कम होता है, जो कुछ विषाणुओं में पाया जाता है। नाइट्रोजन क्षार की बात करें तो आरएनए में मौजूद होता है और डीएनए में मौजूद होता है। डीएनए के नाइट्रोजन क्षार की बात करें तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। वही आरएनए की हम बात करें बेटा, आरएनए के अंदर थाइमिन अड़ जाता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। थाइमिन की जगह पर कौन एडजस्ट होता था? यूरेसिल एडजस्ट होता है। तो यहां पे एक क्वेश्चन भी कंप्लीट और आपके साथ में न्यूक्लिक एसिड का लगभग मटेरियल भी आपका कंप्लीट होता है। ध्यान से पूरी वीडियो देखते जाइएगा, एक एक वीडियो में आपको समझाऊंगा। दूसरी बात करें, क्वेश्चन है अमीबा से, इन्वर्टिब्रेट का क्वेश्चन है। अमीबा को आसित जल में रखने पर, आसूत जल में रखने पर कैसे कार्य करेगी? तो पहली बात तो क्वेश्चन की बात करें तो अमीबा से क्वेश्चन है और रखने पर कैसे कार्य करेगी, तो याद रखो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के साथ में क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यहां पे। किसके साथ में? वैक्यूल यानी संकुचनशील धानी के साथ में काम कर रहा हूं। अब संकुचनशील धानी का याद करो अपन क्या कहते थे, अगर स्वच्छ जल में रखोगे, अगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को स्वच्छ जल में रखोगे तो काम करेगी, स्वच्छ जल में रखोगे तो काम करेगी। लेकिन अगर लवणीय जल में रख रहे हो तो कॉन्ट्रेक्टाइल जो है वो काम करना बंद कर देगी। और जब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल काम करना बंद कर देगी तो सिंपल सी बात है, अंदर क्या इकट्ठा हो जाएगा? उत्सर्जित पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल,
उत्सर्जित पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे, जल इकट्ठा हो जाएगा, और जल इकट्ठा हो जाएगा तो सीधी सी बात है कोशिका को फटने का रीजन भी मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात समझो, आसुत जल का मतलब प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब स्वच्छ जल, और स्वच्छ जल में होगी तो अमीबा की गति तेज हो जाएगी, अमीबा की गति तेज हो जाएगी वहां पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा तेज काम करेगी। अगर इसको हमें स्वच्छ जल की जगह समुद्री जल में रख दे, समुद्री जल में रख दे, तो स्टार्टिंग में ये क्या काम करेगी, धीरे काम करेगी, और लंबे समय तक रखेंगे, लंबे समय तक रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और अंदर और समुद्री जल में रखते हैं तो ये धीरे धीरे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगी, अपना कार्य करना बंद कर देगी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में बेटा, उपस्थित होता है, तो बेटा केंचुए में मादा जनन छिद्र 14वें खंड में पाया जाता है, कौन से में, 14वें खंड में पाया जाता है। और आप सिंपल सी बात याद रखो, केंचुए के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं, और उन्हीं खंडों के सेगमेंटेशन पर अपने पास में 14वें खंड के अंदर मादा जनन छिद्र मौजूद होगा। इसके बाद में क्वेश्चन देखो, हिस्टोन प्रोटीन कितनी होती है, तो बेटा देखो हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो टोटल हिस्टोन प्रोटीन अपने पास में होती है 5, कितनी होती है, 5 होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अब समझो, अब हिस्टोन प्रोटीन में H1 की बात करें, H2A की बात करें, H2B की बात करें, H3 की बात करें, और H4 की बात करें, तो हिस्टोन प्रोटीन तो कितनी होती है बेटा, 4 होती, सॉरी 5 होती है, लेकिन न्यूक्लियोसोम के अंदर, न्यूक्लियोसोम के अंदर जो भाग लेती है, या न्यूक्लियोसोम मॉडल के अंदर जो पार्टिसिपेट करती है बेटा, वो H2A, H2B, H3 और H4 करती है। तो ये क्वेश्चन जेट में आया हुआ है, न्यूक्लियोसोम मॉडल में कितनी स्टोन प्रोटीन पाई जाती है, तो आपको याद रखना है 4 स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। H1 जो होती है डीएनए के साथ में बाइंड होती है, H1 जो है वो डीएनए के साइड में बाइंड होती है, डीएनए पैकेजिंग में भी क्या करता है, H1 मदद करता है, लेकिन न्यूक्लियोसोम में 4 मौजूद होंगी और टोटल हिस्टोन प्रोटीन बेटा 5 होंगी, ठीक है। इसके बाद में याद करो, इसके बाद में क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो देखो ग्रीन हाउस गैस की बात करें बेटा, ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो हमारे पास में क्वेश्चन जो है इकोलॉजी सेगमेंट से आ रहा है, या मैं कहूं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से आ रहा है। तो देखो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल होती है, CO2 बिल्कुल मौजूद होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल मौजूद होता है, CFC लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, मीथेन बिल्कुल मौजूद होता है, ओजोन बिल्कुल मौजूद होती है, इसके अलावा H2O जलवाष्प बिल्कुल मौजूद होता है, मौजूद क्या नहीं होता है, सल्फर के ऑक्साइड मौजूद नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जेट में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी किसका अध्ययन करता है, या पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये मान लो पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखो पारिस्थितिकी का मतलब बेटा इकोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, इकोलॉजी। तो देखो इकोलॉजी अपने पास में अध्ययन किसका करवा रहा है, स्टडी करवा रहा है अपने पास में, और स्टडी किस चीज की करवा रही है, तो मैंने एक चीज और कही थी आपको बेटा, इकोलॉजी, जिस भी वर्ड के पीछे आपको लॉजी लिखा हुआ मिल जाए वो उसका अध्ययन होता है। तो इको शब्द जो है बेटा वो अपने पास में पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जैसे ही होली आती है, दिवाली आती है, तो आपने सुना होगा अक्सर नेताएं जो होते हैं या सोशल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो ये कहते हैं इको फ्रेंडली होली खेलो, इको फ्रेंडली दिवाली बनाओ। तो यानी कि ऐसी चीजों का यूज मत करो जिससे पर्यावरण क्या हो, नुकसान फैले या प्रदूषित हो। तो ये इको का मतलब क्या, पर्यावरण। एक चीज तो साफ हो गई कि इकोलॉजी में पर्यावरण आएगा। अब पर्यावरण के साथ में कौन आएगा, तो पर्यावरण के साथ में कोई तो क्रिया होने वाली चाहिए। तो देखो पर्यावरण में पौधे पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। पर्यावरण में जीव पाए जाते हैं, बिल्कुल पाया जाता है। पर्यावरण में वायुमंडल मौजूद है, बिल्कुल पाया जाता है। लेकिन चौथा ऑप्शन देखो बहुत शानदार लिखा हुआ है यहाँ पे, जीव तथा पर्यावरण का। तो बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण का संबंध जो होता है वो किससे होता है, जीव से होता है। जीव का संबंध किससे है, पर्यावरण से, क्योंकि आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। और यही रिलेट जो है वो पारिस्थितिकी में अध्ययन करवाता है। तो पारिस्थितिकी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जीव व पर्यावरण के बीच का
संबंध। और मैंने आपको उस समय जब क्लासे लेते थे अपन तो ऐसे करके वो करवाया था, अभिक्रिया बनवाई थी, जीव है तो पर्यावरण है, पर्यावरण है तो जीव है, दोनों एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटिड से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। स्पर्मेटिड से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। तो एक चीज समझो, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया का मतलब है शुक्र जनन। पहली बात तो याद रखो, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया का मतलब तो है शुक्र जनन, यानी शुक्र जनन प्रोसेस में हम शुक्राणु निर्माण करते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है, स्पर्मेटिड से। अब ये जो स्पर्मेटिड है ना, ये शुक्र जनन के दौरान बनता है, लेकिन स्पर्मेटिड जो शुक्राणु बनाता है वहां पे आपके काम करता है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसे हम शुक्र कायंत्रण कहते हैं, यानी कि अगतिशील चीज को गतिशील बनाते हैं। अब देखो होता क्या है, ये जो स्पर्मेटिड है, ये जो स्पर्मेटिड है आपका बेटा, ये होता है अगतिशील। ये कैसा होता है, गतिशील होता है, गोलाकार होता है, और इसको क्या किया जाता है, लंबा बनाया जाता है और इसको चलाया जाता है। ठीक है ना। तो शुक्राणु कैसा होता है, लंबा होता है। शुक्राणु कैसा होता है, लंबा होता है। स्पर्मेटिड कैसा होता है, गोल होता है। स्पर्मेटिड कैसा होता है, गोल होता है। तो उसी आधार पे अगतिशील को गतिशील बनाने के लिए जो प्रोसेस काम में लेते हैं उसे हम शुक्र कायंत्रण कहते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस के अंतर्गत क्या होगा, स्पर्मेटिड से शुक्राणु निर्माण होगा। स्पर्मेटोगोनिया, जहां से शुक्राणु की शुरुआत होगी। अंडे जनन बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि अंडे निर्माण की प्रोसेस होती है। तो याद करो 2n, फिर गुणन प्रावस्था 2n, फिर गुणन प्रावस्था का हिस्सा 2n, फिर 2n, फिर 2n और फिर 2n। फिर यहां से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट 2n, फिर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट के अंतर्गत क्या बनेगा अपने पास में, क्या बनेगा अपने पास में, अर्धसूत्री विभाजन। तो फिर हमारे पास में एक n, फिर यहां से ये n, ये n, ये n और ये n, ये जो 4 n आए हैं ना, यही क्या है, स्पर्मेटिड। और यही स्पर्मेटिड आगे जाकर क्या बनाएंगे बेटा, शुक्राणु बनाएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। क्लियर बात है। इसके बाद में हम क्वेश्चन की बात करें, क्रोमोसोम शब्द किसने दिया, क्रोमोसोम। तो देखो बेटा, मैंने उस समय बताया था क्रोमो, क्रोमो का मतलब होता है बेटा रंग, और सोमा, सोमा का मतलब होता है काय। ठीक है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंतर्गत गुणसूत्र पाए जाते हैं, और वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। अब ये क्रोमोसोम शब्द किसने दिया, तो क्रोमोसोम शब्द बेटा वाल्डेयर ने दिया। किसने दिया, वाल्डेयर ने। इसके अलावा अक्सले की बात करें तो सीधी सी बात करें, टैक्सोनॉमी में अपना योगदान दिया था। फ्लेमिंग की बात करें तो फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द दिया था। कोलिकर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। तो ये एक क्वेश्चन के साथ में 4 क्वेश्चन लेके चलो आप, ठीक है ना। इसके बाद में हम क्वेश्चन की बात करें, इसके बाद में बात करें भ्रूण कोष होता है। देखो भ्रूण कोष की बात कर रहा हूं बेटा, कोष का मतलब इकट्ठा करने वाला। ठीक है। तो इकट्ठा किसको करता है, इकट्ठा किसको करता है, भ्रूण के लिए आगे जो सुविधाएं बनानी है, आगे कुछ जो अंश बनाने हैं, उनके लिए भ्रूण कोष क्या करता है, इकट्ठा करता है। और भ्रूण कोष की जो व्यवस्था है वो 3-2-3 होती है। अब 3-2-3 का मतलब क्या है बेटा, तो सिंपल समझो, ऐसा होता है बीच के अंदर तो 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। और अंदर की ओर 1 2 3, 3 क्या पाई जाती है, प्रतिमुखी कोशिका, लिख दी मैंने 3। फिर 2, फिर क्या पाई जाती है, 3 पाई जाती है। 1 2 सहायक कोशिका होती है और 1 अंड कोशिका होती है। तो इसलिए 3-2-3 पोर्शन पाया जाता है। 3 प्रतिमुखी कोशिका, 3 प्रतिमुखी कोशिका, 2 अपने पास में ध्रुवीय कोशिका, और 3 जो होती है वो सहायक कोशिका होती है। ठीक है। ध्रुवीय कोशिकाएं प्राथमिक भ्रूणपोष बनाती है, यानी कि ध्रुवीय कोशिका 2n प्लस में 1n युग्मक आएगा, दोनों मिलकर के 3n बनाएंगे। और भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। ठीक है। इसके अलावा 2 सहायक कोशिकाएं अंड कोशिका के लिए युग्मक, यानी एक और नर युग्मक ले जाने का काम करते हैं। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो अपन उसे दोहरा निषेचन कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, आर आर यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप से किस प्रकार के युग्मक बनेंगे। आपको गैमेट्स बनाने हैं। और याद करो हमने कहा था, अगर आप समयुग्मजीय आपके पास में आंकड़े हैं,
सम युग्मजी अगर आपके पास में आंकड़े हैं तो सेम युग्मक बनेंगे, और अगर आपके पास में विश्व युग्मजी है, विश्व युग्मजी है, तो सिंपल सी बात है आपके पास में एक के कितने आंकड़े बनेंगे, 2 आंकड़े बनेंगे। तो हमारे पास में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, 4 पोर्शन है, तो सीधी सी बात है 4 ही क्या बनेंगे अपने पास में बेटा, युग्मक बनेंगे। तो याद रखो कैपिटल आर का कैपिटल वाई से करो, ये आ जाएगा, कैपिटल आर का स्मॉल वाई से करो तो कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा, स्मॉल आर का कैपिटल वाई से करो तो स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा, और स्मॉल आर का स्मॉल वाई से करो तो स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन एज इट इज छप जाएगा इसके अंदर बिना किसी रुकावट के। बाकी तीनों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैच ही नहीं करेंगे अपने पास में। क्लियर बात है, ये क्वेश्चन भी जेट में आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है आनुवांशिकी के जनक कौन थे। तो बेटा आनुवांशिकी के जो जनक है 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और एक ही नाम याद आता है, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। पूरा नाम भी पूछ लेता है, कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। किस पर अपना काम किया था, उद्यान मटर पर किया था। बैटसन की बात करें तो जेनेटिक्स शब्द दिया था बैटसन ने। बोवेरी की बात करें तो बेटा सेंट्रोसोम पर अपना काम किया था, और वॉटसन की बात करें तो वॉटसन एंड क्रिक को ऐड कर सकते हैं जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन अपने पास में, मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। तो बेटा अंडे के निषेचन की बात कर रहा हूं मैं, अंडा कहाँ फर्टिलाइज होगा, तो अंडा फर्टिलाइज होता है बेटा ओविडक्ट में। कहाँ होगा, ओविडक्ट में। ओविडक्ट को बेटा मैं डिंब वाहिनी भी कह सकता हूं, डिंब वाहिनी भी कह सकता हूं, डिंब भी कह सकता हूं, अंडवाहिनी भी कह सकता हूं, यानी कि इसके बहुत सारे नाम है, तो आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हो। और अंडवाहिनी में कहा होगा, एक भाग होता है एम्पुला, तो याद रखना अंडवाहिनी का फूला हुआ भाग। तो अंडा क्या है, बड़ा, तो बड़ा होगा तो उसको फूले हुए स्थान में रखना है, और उस फूले हुए स्थान के अंदर शुक्राणु जाएगा और वहां पर अंडे का क्या होगा, निषेचन। गर्भाशय जो होता है निषेचित अंडे को एडजस्ट करने का काम करता है, अपने पास रोकने का काम करता है, एंडोमेट्रियम उसको बांध कर रखती है। वेजाइना की बात करें तो ये अंडा जो होता है वो निषेचन के बाद में डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट के बाद में जब परिपक्व हो जाता है और जब वो प्रसव की प्रक्रिया के लिए कंप्लीट होता है तो उसे वेजाइना के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इन्फंडबुलम की बात करें तो इन्फंडबुलम जो होती है अंडे को एम्पुला तक पहुंचाने का काम करता है। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा आपका ओविडक्ट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है गर्भावस्था के दौरान स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान। यानी कि सीधी सी बात है, अंडे का शुक्राणु का मिलन हुआ, युग्मनज बना, युग्मनज के बाद में विदलन हुआ, विदलन के बाद में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, और उस डेवलपमेंट के दौरान जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है 270 दिन का यानी 9 माह का, तो उस 9 माह के दौरान कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो देखो बेटा एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचपीएन ह्यूमन प्लेसेंटेशन लैक्टेशन, और रिलैक्सिन हार्मोन। बेटा ये तीनों हार्मोन बिल्कुल स्रावित होते हैं, तो आपका ऑप्शन तो हो गया पहला। लेकिन हम बात करें ऑक्सीटोक्सिन, रिलैक्सिन, बेटा देखो रिलैक्सिन करता है लेकिन ऑक्सीटोक्सिन नहीं करता। ये बर्थ के समय काम करता है, जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है प्रसव की क्रिया के दौरान तब काम करता है। एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन अकेला नहीं होता है, इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आ गया तो ये क्वेश्चन वैसे हट जाएगा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नर के अंदर स्रावित होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, मादा की कर रहे हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद में देखो बेटा क्वेश्चन आता है पुष्प की सूक्ष्म संरचनाएं जिसमें पोलर केंद्रक होते हैं। तो देखो सूक्ष्म संरचनाओं की बात कर रहे हैं, और सूक्ष्म संरचनाओं में पोलर की बात करें तो पोलर का मतलब होता है बेटा ध्रुवीय। तो थोड़ी देर पहले भ्रूण कोश से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखे थे अपन ने, जहां पर हमने इस प्रकार से संरचना बनाई थी, 1 2 3, फिर ये 2, फिर 1 2, फिर एक ऊपर। तो ये जो 2 थे इन्हें ही हम क्या कह रहे थे, ध्रुवीय कोशिका। इनके अंदर क्या बैठा है अपने पास में बेटा, केंद्रक बैठा है। तो पोलर केंद्रक कहाँ मौजूद होते हैं, भ्रूण कोश में। भ्रूण कोश की बात करें तो ये जो ध्रुवीय केंद्रक नर युग्मक से जब मिल जाते हैं तो ये क्या बनाएंगे बेटा, भ्रूण कोश बनाते हैं। जो त्रिगुणित होता है, ये द्विगुणित है, वो क्या हो जाएगा, त्रिगुणित हो जाएगा। प्राकोश जो है वो क्या बनाएंगे, प्राकण बनाएंगे। ठीक है, बीजांड जो है वो बीज बनाएगा अपने पास में। तो ये पुष्प के कुछ भाग हो जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन की बात करें कि 10 लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन से कितने प्राकण बनेंगे। बेटा 10 लघु बीजाणु की बात कर रहा है,
कितनी बात कर रहा है? 10 लघु बीजाणु मात्र कोशिका की, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की बात कर रहा है। 10 है, अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन क्या कहता है? 1 से 4 करने हैं, 10 हो रहा है तो 10 गुणा 4 कर दो बेटा, कितने हो जाएंगे? 40। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपके पास में कि 40 अर्धसूत्री सॉरी 40 पराकण बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो फिर आप कहोगे कि साहब हमें 10 की आवश्यकता, क्योंकि 1 से कितने बनते हैं? 4, तो 40/4 कर दो, बच गया कितना? 10 आंकड़ा आ जाएगा। यानी क्वेश्चन को आप तोड़ मरोड़ के कैसे भी अपने आप एडजस्ट कर सकते हो, क्वेश्चन बढ़ना चाहिए हमारा, और वो क्वेश्चन एग्जाम में छपना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं, बराबर छपते हैं, देख सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास में, टैगमैन विकसित होता है। तो पहले तो समझो टैगमैन क्या है। तो टैगमैन की अगर हम बात करें तो बीजावरण होता है अपने पास में, बीजचोल होता है, एक बाह्य होता है, एक अंतः होता है। तो ये जो अंतः कवच है, अंतः कवच जो है या अंतः भित्ति जो है, वो किसकी बनी होती है? टैगमैन की। तो आपके अनुसार ऑप्शन क्या हो गया बेटा? बी हो गया। लेकिन अगर बाहरी कवच की बात करें तो बाहरी कवच जो है वो टेस्टा से बना होता है। ठीक है, शैलेजा जो है अपने पास में बीजांड के आधारी भाग की ओर होती है, फ्यूनिकल जो होता है बीजांड के अपर साइड की ओर होता है, जो अपरा द्वारा जुड़ा होता है। क्लियर बात है। इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन की बात करें बेटा, इसके बाद क्वेश्चन की बात करें तो कैचुए में टिफ्लोसोल का क्या कार्य होता है? तो पहले तो देखो टिफ्लोसोल है क्या। तो टिफ्लोसोल जो है बेटा एक आंत्र का भाग है। किसका भाग है? आंत्र का भाग है। और आंत्र के अंतर्गत क्या होता है बेटा? अवशोषण प्रोसेस होता है। क्या होता है? अवशोषण प्रोसेस होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अवशोषण के लिए आंत्र उपकला तल को बढ़ाना। यानी जैसे माइक्रोविलाइज होते हैं, विलाइज होते हैं, रसांकुर होते हैं ना, जो भोजन के अवशोषण के लिए अपने स्थान को बढ़ा देते हैं, तो सेम टिफ्लोसोल का काम होता है, विलाई के समान काम करते हैं और अपने आप को बढ़ा लेते हैं। पाचक एंजाइम को स्राव करता है? बिल्कुल नहीं करता है। रुधिर प्रवाह का नियंत्रण? बिल्कुल नहीं करता है। प्रोटीन का संचय? बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में क्वेश्चन आता है अपने पास में कि निम्न में से सबसे छोटी मधुमक्खी कौन सी है? देखो सबसे छोटी पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे। पहली बात तो देखो 4 मधुमक्खियां लिखी हुई है, चारों मधुमक्खियां आपके इंडिया में पाई जाती है। डोरसेटा की बात करें तो डोरसेटा जो होती है सबसे बड़ी मक्खी होती है। सबसे बड़ी मक्खी कौन है? डोरसेटा। इंडिका की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी। ठीक है, मेलिफेरा की बात करें तो तीसरे, फ्लोरिया की हम बात करें तो सबसे छोटी मधुमक्खी होती है। इसलिए हम इसको लिटिल बी के नाम से भी जानते हैं। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा फ्लोरिया। कौन सा हो जाएगा? फ्लोरिया हो जाएगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन की बात करें कि लिगामेंट किन्हें जोड़ता है बेटा? लिगामेंट को हिंदी में हम लिखते हैं बेटा स्नायु। लिगामेंट को क्या जोड़ कहते हैं? स्नायु कहते हैं। और स्नायु का काम होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो जोड़ता है। तो लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो देखो ये हमारे पास में जो जोड़ है ना, यहाँ लिगामेंट मौजूद है। ये घूम रहा है, इसमें भी क्या है? लिगामेंट है। ये यू फोल्ड हो रहा है तो इसमें भी क्या है बेटा? लिगामेंट है। तो लिगामेंट किसको जोड़ रहा है? बोन को बोन से जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? बोन को बोन से जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऐसे करके कुल, अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है क्या? कैचुए में क्लेटलम खंड उपस्थित होते। तो पहले तो क्लेटलम की बात करें तो क्लेटलम जो होता है बेटा कोकून का स्राव करता है। किसका स्राव करता है? कोकून का स्राव करता है। ठीक है ना। कोकून क्या होता है? जिसके अंदर अंडों को सुरक्षित रखा जाता है। और ये किसमें होते हैं बेटा? तो 14, 15 और 16 के अंदर रहता है। 14, 15, 16 वाला जो खंड होगा वो किसका होगा बेटा? अपने पास में क्लेटेलम का भाग होगा। किसका होगा? क्लेटेलम का भाग होगा। तो ऐसे करके बेटा टॉप 20 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में होने वाले 29 तारीख के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं बखूबी तरीके से। टॉप 20 में से 2-4 गिरेंगे और अभी तो अपन और भी क्वेश्चंस की सॉल्यूशन करेंगे। तो आपका पेपर लगभग मिलने की आशंका रहेगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में कल, फिर टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके टॉपिक को कवर करता हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ में।